जिससे करते हैं मुलाकात। सुप्रभात अविनाश जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। जो स्टॉक हमको आज पसंद है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो गोल्ड फाइनेंस का दिग्गज प्लेयर है। हमको मुथूट फाइनेंस अनिल जी पसंद है। इसके दो कारण है। आज बैंक ऑफ अमेरिका का एक रिपोर्ट आया है गोल्ड के ऊपर। उन्होंने कहा है कि 2026 में गोल्ड का जो प्रोडक्शन है वो 3% का गिरेगा, और गोल्ड प्राइसेस करीबन 4 से 5% यहाँ से भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। अगर मुथूट फाइनेंस की बात करें तो ये कंट्री का सबसे बड़ा गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनी है। पिछले साल इन्होंने 500 का 5,385 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फर्स्ट हाफ कंपनी के लिए बहुत ही दमदार रहा है। करीबन 4,380 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी कमाए, जो पिछले 6 मंथ में 2,500 करोड़ था। हमको लगता है कि इस साल करीबन 7,300 7,400 का प्रॉफिट आना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड आपको मिलेगी। करीबन हमारा जो फेयर वैल्यू बनता है वो करीबन 4,250 है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड फाइनेंस में मुथूट फाइनेंस शायद क्वार्टर थ्री को सभी को सरप्राइज करेगा ऑन द अपसाइड। तो ये डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो आपके अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। ओ, एनबीएफसीज पर अविनाश जी आप कोई राय रखते हैं सर? अब जिस तरह के अपडेट्स भी धीरे धीरे बैंकों के और एनबीएफसी स्पेस के निकल कर आ रहे हैं, क्या भी हुआ है सर? आई थिंक नेहा जी का आउटलुक तो पॉजिटिव है, क्योंकि रेट कट होने के बाद और कंजम्पशन का एक्सपेक्टेशन की तीसरी तिमाही में कंजम्पशन बढ़ेगा, तो एनबीएफसी एक ऐसा स्पेस है जो डेफिनेटली बैंकों के बाद बेनिफिट होगा। मेरे ख्याल से रेट कट का बेनिफिट तो आपको पूरी तरह से चौथी तिमाही में देखने को मिलेगा, लेकिन तीसरी तिमाही भी अच्छी होगी। हमको लगता है श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें या बजाज फाइनेंस की बात करें, तो ये काफी दिग्गज प्लेयर है, जो मुझे लगता है कि एनबीएफसी स्पेस में अच्छे नंबर्स दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक आउटलुक काफी अच्छा है। अगर कोई भी कारण से यहाँ पे थोड़ा डिप मिलता है तो अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए। एक और स्टॉक जिसमें बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिख रही है वो है डीवीज लैब। आज सिटी की भी उस पर रिपोर्ट है। बाय का स्टैंस बरकरार है, 9,150 तक का अपसाइड टारगेट देख रहे हैं। अविनाश सर, डीवीज लैब में क्या व्यू बन रहा है आपका निवेश के लिहाज से या पोजिशनली? और इसके अलावा इस स्पेस में अगर आपको कोई नाम पसंद हो तो वो भी बताएं। या देखिए, डिवीज लैब एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, जो क्रैम स्पेस में एक बड़ा दिग्गज प्लेयर है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी ने ऐसा बिजनेस मॉडल किया है जो एन्युटी बेस्ड है। मुझे लगता है कि तीसरी तिमाही भी इनके लिए काफी अच्छी रहेगी। हालांकि अभी भी फार्मा सेक्टर के ऊपर कोई बड़ा टैरिफ का इशू नहीं आया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मार्जिन का प्रेशर आएगा ऐसा लगता नहीं है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक पोर्टफोलियो स्टॉक हम क्वालिफाई कर सकते हैं। कंपाउंडर स्टॉक है, तो इस लेवल पे अगर कोई खरीदना चाहे तो कम से कम साल सवा साल का एक टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्गर टर्म में ज़रूर अच्छा पैसा बनेगा। और दूसरा स्टॉक जो फार्मा स्पेस में मुझे लगता है Q3 में नंबर्स काफ़ी दमदार आएँगे, वो लुपिन है। देखिए, लुपिन ने Q2 के नंबर्स बहुत अच्छे दिखाए थे, Q3 भी मुझे लगता है बहुत अच्छा आएगा। तो लुपिन में मुझे लगता है कि ये खरीदने का मौका बन सकता है। काफ़ी समय से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। Q3 के नंबर्स होपफुली अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं तो आपको अच्छी री-रेटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी हमको लगता है कि फार्मा स्पेस में ये काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, जहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। ऑल राइट। चलिए एक आईएक्स पे राय जरा मैं लेना चाहता हूँ अविनाश जी से। आज इसका वो मामला है ना जिसकी सुनवाई है। एपीलेट ट्रिब्यूनल में उनकी सुनवाई है, सीआरसी हाँ, की। सीआरसी की सुनवाई है वो डीकपलिंग वाले मामले को लेकर। मतलब मार्केट कपलिंग होगी नहीं होगी वो देखना पड़ेगा। कैसे देखते हैं सर अगर मार्केट कपलिंग हो जाती है, जो कि काफ़ी हद तक प्राइस में है भी, 250 से 135 आया भी इसीलिए है, राइट? लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर नहीं हुई तो स्टॉक तेज चल सकता है, या कैसे देखते हैं आप इस पूरे को? नहीं, मेरे ख्याल से अनिल जी, देखिए, ये डीकपलिंग का जो मामला है, ये आपने सही कहा कि ऑलरेडी प्राइस में तो ये रिफ्लेक्ट हो चुका है कि ये फाइनली होने वाला है। और नए एनवायरनमेंट में भी मैं समझता हूँ कि आईएक्स को बेनिफिट रहेगा, क्योंकि देखिए सबसे पुराना प्लेयर है, 90% के EBITDA मार्जिन्स पे काम करता है, और ये प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है। तो मार्केट एक बार ये डीकपलिंग फाइनली अप्रूव होता है तो नए नजरिए से देखेंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए आगे का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है। अगर आप नजरिया लंबा रखें तो मुझे लगता है कि इसमें अभी भी अच्छी वैल्यू बन सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि डीकपलिंग का सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि जो मार्केट ड्रिवन प्राइसेस इनको मिलते थे वो शायद अभी नहीं मिलेंगे। इनको एक दायरे में काम करना पड़ेगा, बट फिर भी मुनाफे में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी आफत आएगी। तो डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए अभी भी खरीदने जैसा स्टॉक है, लेकिन मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में नहीं, बट कम से कम 12-15 महीने का आउटलुक कोई लेता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आईएक्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। आइए 10 की कमाई की बहुत सारी बेहतरीन पिक्स अब आपके सामने एक एक करके रखेंगे और शुरुआत करेंगे अविनाश सर से। अविनाश सर बताएं। नया 10 की कमाई में हमको दिग्गज प्लेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। इसके दो कारण है। एक तो जो तीसरी तिमाही आएगी
वो मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने की उम्मीद है, क्योंकि पहला क्वार्टर है जब पूरा जीएसटी का इम्पैक्ट आएगा। प्लस इस बार बारिश अच्छी हो चुकी है, ट्रैक्टर सेल्स रिकॉर्ड हाई पे है, इनका यूटिलिटी व्हीकल पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मुझे लगता है कि पूरे साल का अगर प्रॉफिट देखें तो मार्च 26 के लिए करीबन 15,500 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है। यहाँ पे मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो 3950 4000 का प्राइस टारगेट हमको लगता है कंफर्टेबली पॉसिबल है अगले 8 से 12 महीने के लिए, क्योंकि ऑटो सेक्टर में एक ऐसा स्टॉक है जो खराब समय में भी बहुत अच्छा काम किया है, और अभी मार्केट जब रिकवर हो रहा है तब सबसे ज्यादा बेनिफिट एमएनएम को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे या थोड़ा डिप पे अगर मिलता है तो खरीदिए। टारगेट प्राइस रहेगा 3950 4000। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त महिंद्रा एंड महिंद्रा पर आती हुई 10 की कमाई के तौर पर।